तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हम सफर एकेडमी पर। मैं हूं आपका एजुकेटर मनीष कुशवाहा। आप सभी के साथ हम फिर से उपस्थित हैं 30 क्वेश्चंस के साथ एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर। फटाफट से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए, अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर दीजिए और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। फटाफट से जितने बच्चे जुड़ गए हैं लाइक कर दीजिए, आप अपने साथियों को शेयर भी कर दीजिए एक बार लिंक, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या लिखा हुआ है? जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMGX की क्रिया कीटोन के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं? कीटोन के साथ की जाती है, तो प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। कीटोन, चलिए यहाँ पे रिएक्शन करते हैं। कोई सिंपली C डबल बॉन्ड से O है जिसके साथ दोनों ही एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। CH3 डबल बॉन्ड से O आपका क्या हो गया? कीटोन। RMGX है, यहाँ पे X कैपिटल है, हैलाइड को प्रदर्शित कर रही है। तो क्या लिखा? R सिंगल बॉन्ड MG सिंगल बॉन्ड से X। कहते हैं क्या बनता है? मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, इसलिए इस पर प्लस इस पर माइनस आएगा। कार्बोनिल में आप सभी जानते हैं C पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव होता है। तो क्या होगा? यहाँ से जो एल्किल ग्रुप है इस कार्बन पर अटैक कर देगा, जिससे बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगी ऑक्सीजन की तरफ। क्या बनेगा बच्चों? ध्यान देना, यह आपका CH3 है, इधर भी CH3 लिखा हुआ है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो सिंगल से क्या हो जाएगा? डबल से टूट के सिंगल हो जाएगा, और इस नेगेटिव आएगा इसके पास, यह मैग्नीशियम के साथ जुड़ेगा तो RMGX हो जाएगा। और यहाँ पर RMGX के बाद C जो प्लस का है, इससे ये माइनस वाला हिस्सा यानी कि R जुड़ जाएगा। इसके बाद कहते हैं ये पहला पॉइंट हुआ, फिर उसके बाद लिखा है X बनता है कोई, उसका जल अपघटन करा देते हैं तो बाई बनता है। इसमें बाई क्या है? तो इसका जल अपघटन कराते हैं, जो बना हुआ है इसके ऊपर हम क्या लिख दें? HOH, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। क्या होगा? मेटल प्लस और यह माइनस। तो देखो एक बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो H पॉजिटिव है वो यह नेगेटिव वाले सिरे के साथ जुड़ जाएगा, और यह जो OH है इसके साथ निकल जाएगा। ध्यान देना जरा, एक C के साथ CH3, ऊपर O के साथ क्या हो जाएगा? H, और यहाँ पर एक R हो जाएगा, और जो शेष निकलेगा वह MG के साथ ये OH और एक X। अब जो बना हुआ है यह आपको बताना है क्या है कि एक C के साथ CH3 है, OH और R है, यानी कि एक ऐसा कार्बन है जिस पर OH जुड़ा हुआ है और 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी कि टर्सरी अल्कोहल यहाँ पर प्रेजेंट है। तो देखो क्या होगा, कीटोन की जब ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से अभिक्रिया कराएंगे तो एक मध्यवर्ती बनेगा जिसको हमने X कह दिया, जिसका जल अपघटन करने पर बाई प्राप्त होता है। इसमें बाई क्या है? बाई प्राथमिक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल है। क्या है बच्चों? तृतीयक एल्कोहल है, जिसमें एक कार्बन के साथ 3 एल्किल समूह और OH के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? इन्होंने पूछा है, ऑप्शन दिए हैं आइसोप्रीन का, प्रोपीन का, फॉर्मेल्डिहाइड का, फिनॉल का। तो देखिए प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका? आइसोप्रीन का। तो कैसे लिखते हैं? CH2 डबल बॉन्ड से CH, सिंगल बॉन्ड से CH, डबल बॉन्ड से CH2। ये आपकी ब्यूटाडाइन लिखी हुई है, 1 2 3 4 कार्बन और 2 जगह डबल बॉन्ड ब्यूटाडाइन। अब इसमें होता क्या है, ब्यूटाडाइन की जगह होता है इस C का H हटा के यहाँ पे CH3 जोड़ दिया जाए, डबल बॉन्ड से CH2, सिंगल से CH, डबल से CH2। इसका नाम लिखेंगे 2 मेथिल ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन, 2 मेथिल ब्यूटाडाइन। इसी के नंबर ऑफ N मॉलिक्यूल्स लेते हैं, जिससे
आगे जो डबल है वह क्या बन जाता है, सिंगल में टूट जाता है इस तरीके से, सिंगल से सी, नीचे CH3, डबल से सी, ये जो है CH, सिंगल से CH2, फिर एक बॉन्ड खाली, लंबी श्रृंखला ऐसे। जो जहाँ पे डबल बना हुआ है वह सिंगल में चेंज हो जाएगा, डबल वाला सिंगल में चेंज हो जाएगा, सिंगल की जगह पे डबल बन जाएगा। 2-मेथिल ब्यूटाडाइईन ही आपका आइसोप्रीन है। यही इसके जब बहुत से अणु मिल जाते हैं यानी कि पॉलीमराइजेशन हो जाता है, होल एन लिख दिया, यही आपकी क्या बन गई, रबर बन जाती। तो प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक है और आइसोप्रीन 2-मेथिल ब्यूटाडाइईन है, जो कि आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है 4s कक्षक की ऊर्जा 3d कक्षक की ऊर्जा से कम है क्योंकि यह रखता है क्या, n का अधिकतम मान, l का अधिकतम मान, n+l का कम है, ठीक है, n+l का कम मान, और डी ऑप्शन है l बराबर 0। देखिए क्या है कि क्या लिखा हुआ है, 4s कक्षक की ऊर्जा जो है वो 3d कक्षक की ऊर्जा से कम है। कैसे जानते हैं भाई, आप लोगों ने ऑफ-बाउज रूल पढ़ा है, ऑफ-बाउज रूल। इसमें क्या होता है, कम ऊर्जा के कक्षक से अधिक ऊर्जा के कक्षक की तरफ क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा के कक्षकों की ओर बढ़ते हुए चले जाते हैं। अब ये जानते कैसे हैं, यह कैसे पता चलता है कि किसकी ऊर्जा कम है किसकी ऊर्जा ज्यादा है, तो वह n+l से बताया जाता है। n+l क्या है, n है मुख्य क्वांटम संख्या, l है आपकी दिगंशी क्वांटम संख्या। तो इसमें ध्यान दो बच्चों, ये अगर ये 4s लिखा हुआ है तो जो आगे लिखा हुआ है वह है n की वैल्यू, और s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0 होती है, सभी जानते हैं। दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो टोटल क्या बना, 4। अब लिखते हैं 3d, तो n इक्वल टू क्या लिखा है 3, और d के लिए क्या हो जाती है l की वैल्यू, देखो याद रखो, s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए 1, d ऑर्बिटल के लिए 2 और f के लिए 3 होती है। तो d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या है 2, और दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या हो गई 5। तो n+l की ऊर्जा के क्रम में भरते हैं, तो इसकी केवल n+l की वैल्यू 4 है, इसकी 5 है। उन्होंने पूछा है 4s कक्षक की ऊर्जा 3d से कम है, क्यों, क्योंकि n+l की वैल्यू कम है, n+l की वैल्यू का मान कम है, इसलिए 4s कक्षक को पहले लाया गया और 3d को उसके बाद लाया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, यानी इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है वो डिफ्रैक्शन मेथड से पता चलता है। किससे, डिफ्रैक्शन मेथड से, विवर्तन से, ठीक है। याद रखेंगे ये दो तरीके, एक तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति और एक कण प्रकृति, कि वह एक कण की तरह काम करता है। तो दोनों ही आपने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट पढ़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 32 है, प्रवर्धित आवर्त सारणी में इसका संबंध है किस ब्लॉक से है। अगर 32 वाले का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और उसके बाद 4p आएगा, ठीक है, 3d10 और उसके बाद 4p गिन लीजिए। पहली सेल में 2, दूसरी सेल, तीसरी सेल भी कंप्लीट, तो पहले में हो गए 2, दूसरे में हो गए 8, तीसरे में 10, डी के 6 और 2 8, इसके कितने 18 हो गए। और उसके बाद गिन लीजिए इसको, 18, 10, 28, 28 और 2 30, 30 के बाद 32 करना है, तो p में कितने आ जाएंगे 2, 4p2। ये कैसे जानेंगे किस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में, जिस कक्षक में जाए उसी ब्लॉक का होता है, तो यह p ब्लॉक का है। आप लोग फटाफट से कमेंट में लिख दीजिए जिसका परमाणु क्रमांक 32 है वह एलिमेंट कौन सा है, कमेंट करो भाई फटाफट। 32 जिसका एटॉमिक नंबर है वह क्या है, एलिमेंट क्या है, टेबल में तो पता चल गया कि p ब्लॉक का है, ठीक है, कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 6
निम्नलिखित में वह जो सबसे कम आयनन विभव रखता है। आयनन विभव क्या चीज है? आयनाइजेशन किसी भी परमाणु के, उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन है उसे निकालने के लिए जितनी कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। इलेक्ट्रॉन निकालना है, ऊर्जा देंगे, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। किससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? ये भाई सेल कंप्लीट है, और कंप्लीट सेल में क्या होता है, ज्यादा ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी, हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन आप निकाल पाएंगे। ये भी कंप्लीट सेल है, इससे भी इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है। यह आपका हाफ फिल्ड है, और हाफ फिल्ड से भी इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है, क्योंकि यह सेल्स क्या मानी जाती हैं? ऐसी सेल जिनका ऑर्बिटल में या कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या अगर वह कंप्लीट है, अगर कंप्लीट है तो इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन हो जाएगा। सबसे कम एस ब्लॉक एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना, क्योंकि ये कंप्लीटेड सेल भी नहीं है, क्या होगा, हाफ फिल्ड भी नहीं कंसीडर की जाती, पी डी के बाद कंसीडर करते हैं। तो 4s1 से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, यानी जिसे कम ऊर्जा देकर निकाला जा सकता है। सबसे ज्यादा टेबल के अंदर सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आपकी इनर्ट गैसेस पी ब्लॉक में सबसे लास्ट टेबल के, और सबसे पहले जिसकी कम होती है वह आपकी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि क्षारीय धातु। क्या लिखा हुआ है? HClO4। HClO4 क्या है? एक एसिड है, अम्ल का एन हाइड्राइड है। हमने आपको बताया था एन हाइड्राइड यानी कि जल का अणु जिससे हट जाए, ठीक है, एनहाइड्रस हो जाए। HClO4 प्लस HClO4 दो अणु लेकर जैसे ही आपने गर्म कराया तो क्या होगा, यहाँ से एक H2O अणु का निष्कासन हो जाएगा। जैसे ही यहाँ से H2O निकलेगा, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, गिन लो तो दोनों H हट गए यहाँ पे, तो क्या बचा? Cl कितने बचे? 2। ऑक्सीजन कितने बचे? 8 थे, एक चला गया, Cl2O7। बात क्लियर हुई? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और समझो, जैसे हमने आपको H2SO4 दे दिया, तो H2SO4 प्लस H2SO4 जैसे ही लेकर आप इसको हीट कराएंगे तो 4 में से 2 चला जाएगा, यानी कि एक H2O हटाएंगे तो 2 सल्फर बचेंगे, और 8 में से एक और चला जाएगा तो H2S2O7, इसी को ही क्या कहा जाता है? ओलियम एनहाइड्राइड। समझ में आया? एक सैचुरेटेड किसी कंपाउंड के अणु लेकर गर्म करा के H2O निकल जाए, बचे हुए भाग को क्या कहते हैं? एनहाइड्राइड। क्वेश्चन नंबर 8 है, HCl, HF, HCl, HBr और HI में से कौन सा जलीय विलयन में प्रबलतम अम्ल है? तो क्या स्ट्रेंथ, किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ हम लोग कैसे देखते हैं? स्ट्रेंथ H पॉजिटिव रिलीज करने पे, जितना ज्यादा H पॉजिटिव रिलीज करेगा, जितनी आसानी से कर देगा, उतना ही अच्छा एसिड हो जाएगा। तो देखिए HI जो है उसमें क्या है? I का बड़ा आकार और उसके साथ हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन आउटर सेल से, तो इनके बीच में क्या होगी? दूरी ज्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने के कारण H आसानी से ब्रेक किया जा सकता है, लूज किया जा सकता है, इसलिए जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वह ज्यादा अच्छा एसिड है, जो बहुत आसानी से डिसोसिएट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों आपके सामने है, एक क्षार धातु है जिसका नाइट्राइड है के नाइट्राइड आयन में कितने होते हैं? तो अगर नाइट्राइड लिखा हुआ है वो क्या होता है? N पे ट्रिपल नेगेटिव। नाइट्राइड में होते हैं 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से दिए गए हैं। देखो बच्चों, N नेगेटिव, N पे पावर 3 को क्या कहते हैं? नाइट्राइड। एक फॉर्मूला और सीखो, N3 सिंगल नेगेटिव, इसको कहते हैं एजाइड। कंफ्यूज नहीं होना है, इसको कहते हैं नाइट्राइड, NITRITE, नाइट्राइड। ये आपका नाइट्राइड है और यह आपका एजाइड है। यह N पे पावर 3 नेगेटिव है, 3 नाइट्रोजन पे 1 नेगेटिव है, ये आपका एजाइड है।
अब इन्होंने क्या पूछा, इसमें N3 नेगेटिव में प्रोटॉन और बता दो। तो यह तो नाइट्रोजन रहेगा, प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होगी, जो उसका परमाणु क्रमांक होगा। केवल इलेक्ट्रॉन त्यागे या ग्रहण किए जाते हैं, प्रोटॉन डोनेट नहीं किए जाते, क्यों, वो नाभिक के अंदर होते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या तो 7 है, इलेक्ट्रॉन 7 थे, 3 माइनस लगाए, इसका मतलब 3 और ले लिए, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 10। 7 और 3 10, तो 7 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस तरीके से निकाला जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल और समझो, जैसे लिखा है S डबल नेगेटिव, इसको क्या कहोगे आप, सल्फाइड। अब सल्फाइड में आपसे पूछा जाए तो प्रोटॉन्स की संख्या 16, जो उसका परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉनों की संख्या। अब आपसे पूछे इसके अंदर प्रोटॉन के बाद इलेक्ट्रॉन बता दो, सर 16 थे, 2 और ले लिए किसी से, क्या हो गए, 16 और 2 18। इस तरीके से निकाला जाएगा। बस याद रखना है आपको कि यह आपका नाइट्राइड है, सल्फाइड है। अच्छा, ये नाइट्राइड DE है, नाइट्राइड है। पहचान कैसे करेंगे, जब कभी भी कोई एक सिंगल एलिमेंट लिखा हो, एक उस पर कोई चार्ज हो, तो उसके पीछे आइड लगाया जाता है। सल्फाइड, नाइट्राइड, फास्फाइड, एजाइड, ठीक है, एक ही सेम, एक ही मेटल हो, इस वजह से। चलिए, निम्नलिखित में वह युग्म जो अणुओं को रेखीय आकृति में दर्शाता है। अगर कोई भी अणु अगर रेखीय है तो उसके अंदर अगर आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो उनके अंदर, सभी के अंदर आपको देखने को मिलेगा sp, जो कि रेखीय को बताते हैं। तो CO2 में C डबल बॉन्ड से O, डबल बॉन्ड से O। अगर SO2 की बात करें, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, लेकिन सल्फर पर वैलेंसी सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 16 होता है, 2 8 6, जिसमें से 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉनों ने बंध बनाने में भाग लिया है। यहाँ पर है लोन पेयर, और लोन पेयर हमेशा क्या करता है, याद रखना, रिपल्सन दिखाएगा, रेगुलर ज्योमेट्री नहीं रहेगी जिसके पास होगा तो। यानी कि S जो CO2 है वह तो लीनियर है, लेकिन SO2 लीनियर नहीं है, यह एंगुलर हो जाएगा। CO2 में पहला CO2 और HgCl2, जी हाँ, Hg सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, ये भी लीनियर है, और C डबल बॉन्ड O, ये भी लीनियर है। इसमें दूसरा लीनियर है, पहला नहीं है, तीसरा लीनियर है, फिर चौथा नहीं है। तो दोनों ही युग्म पूछे हैं जो कि रेखीय प्रदर्शित करते हैं, HgCl2 और C डबल बॉन्ड से O, दोनों ही लीनियर स्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अकार्बनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन, तो बेंजीन सभी लोगों ने देखी है, कुछ इस तरीके से बनाई जाती है। ऐसा ही स्ट्रक्चर किसका बनता है, यानी कि इनऑर्गेनिक किसको कहा जाता है, तो वह क्या होता है, B सिंगल बॉन्ड से N, सिंगल से N, सिंगल से B, सिंगल से B, और उसके बाद N। कुछ इस तरीके से यह आपकी इनऑर्गेनिक क्या होता है, अकार्बनिक बेंजीन होती है, और सभी के साथ क्या होता है, B3N3H3। तो यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ एक एक H और प्रेजेंट होती है इस तरीके से, ठीक है। तो इस पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा, इस तरीके से बनती है। तो यह आपका अकार्बनिक बेंजीन है, इसी को दूसरा नाम दिया जाता है बोराजीन। अकार्बनिक बेंजीन को क्या कहते हैं, बोराजीन, ये इसका नाम है, ये आपकी स्ट्रक्चर बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑक्सीजन अणु अनुचुंबकीय होता है, यानी कि पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है। पैरामैग्नेटिक कौन करते हैं, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, तो वह चुंबक के प्रति विशेष रूप से आकर्षित होते हैं। इसी गुण को ही अनुचुंबकत्व कहा जाता है। इसकी सही व्याख्या कौन करता है, बैलेंस सेल पेयर रिपल्सन थ्योरी, बर्नर थ्योरी, या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, या बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इनमें से कौन सी ऐसी है जो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को शो करती है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है बेटा, जो ऑक्सीजन के अनुचुंबकत्व को प्रदर्शित करती है। इसके अंदर हम लोग क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। इन डायग्राम के अंदर हम लोग कक्षकों को भरते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, जिससे वह पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन है
क्या है हीमोग्लोबिन? एक विटामिन है, एक किण्व है, एक ग्लोबुलर प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है। तो सभी जानते हैं क्या है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। इसकी संरचना में क्या होता है बेटा, इसमें पोरफायरिन रिंग होती है। तो पोरफायरिन और प्लस हीम जो है, ठीक है, दोनों मिला के ही क्या बनाते हैं, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीम के कारण, हीम में क्या होता है, आयरन, और आयरन के कारण ही ब्लड का कलर क्या है, रेड होता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे क्लोरोफिल का कलर है तो उसमें भी क्या होता है, वो भी एक कॉम्प्लेक्स है। तो पोरफायरिन रिंग होती है, प्लस उसमें मैग्नीशियम मिला होता है। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, पोरफायरिन रिंग प्लस मैग्नीशियम, ये बनाते हैं क्लोरोफिल, जिससे क्या होता है, उसका कलर ग्रीन आता है। ठीक है, तो ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, जो कि ये बताते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, BaClO3 बेरियम का क्लोरेट है, जिसमें Cl की ऑक्सीडेशन नंबर है, जिसका निकालना होता है बच्चों, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, X। बेरियम +2, बेरियम के बाद अब आप यहां से देखिए, दो क्या हो जाएंगे, क्लोरीन, यानी कि 2 × क्लोरीन, प्लस 3 दूने 6 हो जाएंगे आपके ऑक्सीजन, गुणे ऑक्सीजन इक्वल टू 0, +2 × X जिसका निकालना है, 6 × ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू लिखेंगे क्या, इधर से उधर जाएगा बच्चों, प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस का 2, 2x इक्वल टू कितना हो गया, +10, x इक्वल टू +10/2 इक्वल टू +5। क्या है ऑप्शन दूसरा दे रखा है, +5। तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, +5। अब बेसिकली क्या क्या देखने को मिलती है, ये देखिए, क्लोरीन पे -1 भी शो करता है, इसके अलावा +1, +3, +5 और +7 तक भी क्लोरीन शो करता है। फिलहाल इस कंपाउंड में जो दिया है उसमें क्लोरीन +5 के अंदर प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है, बॉक्साइड है, फेल्सपार है। चलिए, क्या होता है बॉक्साइड का फॉर्मूला, Al2 × 2H2O, फेल्सपार में Al2O3 × H2O। कोरेंडम की बात करें तो Al2O3, जिसको केवल एल्यूमिना भी कहा जाता है। गैलेना जो है वह आपका PbS होता है, किसका अयस्क है, लेड का, ना कि एल्यूमिनियम का। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, जिप्सम सभी जानते हैं, एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं, CaSO4 × 2H2O किसका लवण है, निकेल का, बेरियम का, कोबाल्ट का, कैल्शियम का। फॉर्मूले से डायरेक्ट पता चल रहा है किसका है, कैल्शियम का, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इसका नाम है। कार्बन 14 का अर्धायु काल 5730 वर्ष है। 11460 वर्षों के पश्चात मूल कार्बन 14 जो है उसका कितना भाग होगा, शेष बचेगा, ये बताना है। पहला T½ जो है, सुनिए कितना दिया है, 5730 वर्ष। कुल समय कैपिटल T बराबर दिया हुआ है 11460 वर्ष। ठीक है, अब क्या होगा, कितना अंश बचेगा, देखो बच्चों, कैपिटल T इक्वल टू स्मॉल n × T½ इस तरीके से लिख दीजिए। 11460 बराबर छोटे n गुणे 5730 वर्ष। इसको इससे डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा, 7 दूने 14, n बराबर हो जाएगा आपका 2। कितना शेष बचेगा बच्चों, फॉर्मूला, दो ही फॉर्मूले हमने आपको बताए थे, कैपिटल T इक्वल टू स्मॉल n × T½ लगाना है, और दूसरा फॉर्मूला है n0 इक्वल टू 1/2 पे पावर n लगा दीजिए। प्रारंभिक मात्रा का 1/2 पे पावर n का मान कितना निकला है, 2।
1/4, यानी कि जो प्रारंभिक मात्रा है उसका पदार्थ कितना बचेगा, 1/4। अगर 1/4 बचेगा तो उसको 1/4 को क्या कहोगे, डिवाइड करोगे, नहीं जाएगा, दशमलव लगाओगे, 4 दूने 8, 4 पंचे 20, कितना 0.25%, यानी कि 1/4 हो जाएगा। क्लियर हुई बात। दो ही फॉर्मूले आपको रेडियो एक्टिविटी के अंदर याद रखने हैं, क्या, कैपिटल T इक्वल टू स्मॉल n इंटू टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन इंटू 1/2 पे पावर n। इसके अलावा याद रखना है ये सभी रेडियो एक्टिव हैं। अगर रेडियो एक्टिव हैं तो रेडियो एक्टिव की सभी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। समान परासरण दाब वाले विलयन को क्या कहते हैं, अल्परासारी, सामान्य, अतिपरासारी या समपरासारी। परासरण दाब क्या होता है, किसी भी अर्धपारगम झिल्ली से कोलाइडी विलयन का निकलना। शुद्ध करते हैं तो उसके लिए अपोहन की क्रिया होती है। तो जब कोलाइडी विलयन को आप शुद्ध कर रहे हो तो किस में रखेंगे, अर्धपारगम झिल्ली में। तो वह जो बहाव का गुण है, जिससे क्या होता है कि केवल द्रव के कण निकल जाते हैं और जो बड़े बड़े क्रिस्टल, जो छोटे छोटे उसके पार्टिकल्स हैं, यानी कि रेत टाइप के, जिनको हम लोग कोलाइड कहते हैं। कोलाइड क्या है, कोलाइड कण हैं जिनमें घुले हुए कोई भी विलयन जिसमें घुले हुए कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच का होता है। तो ऐसे विलयन क्या होते हैं, कोलाइडी होते हैं। अब यहाँ समझते हैं, इन्होंने पूछा है कि समान परासरण दाब वाले विलयन, तो वो क्या कहलाते हैं, जिनके परासरण दाब समान हो उनको कहते हैं समपरासारी। अब ये चीज कब आती है, जब 2 विलयन हो, ठीक है, 2 विलयन दिए हों। अब जब दोनों विलयनों के समान है तो समपरासारी। अब 2 विलयन होंगे अलग अलग, एक का परासरण दाब कैसा होगा, कम, और एक का क्या होगा, परासरण दाब ज्यादा। तो अब यहाँ समझिए, देखिए जो ऑप्शन दिए हैं इन्होंने कहा अल्प परासारी। तो इन दोनों विलयन में से जिस विलयन का परासरण दाब दूसरे की अपेक्षा कम वो अल्प परासारी, और जिसका अधिक हो जाएगा वो अति परासारी हो जाएगा। और यहाँ पूछा है समान वाला, तो उसे क्या कहेंगे, समपरासारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक शून्य कोटि की 75% और 50% से पूर्ण होने के समय का अनुपात होगा। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को, शून्य कोटि की अभिक्रिया दी हुई है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला जो है वो K इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन अपॉन टी होता है। ठीक है, अब इन्होंने कहा 75% पूर्ण हो जाए, तो भाई समय निकालते हैं। T1 पहली बात, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन अपॉन क्या आ जाएगा, K। दूसरी बात में उन्होंने क्या दिया 50%, तो इनिशियल कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम और यहाँ पर भी K। अब क्या करो, इनका अनुपात बता दो, T1 और T2 का अनुपात बता दो, क्या होगा, जिससे K2 इसका जी K और K दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो C0 माइनस CT अपॉन C0 माइनस CT हो जाएगा। समझिए बात। इनिशियल कंसंट्रेशन कोई भी अभिक्रिया अपने आप में कितनी रही होगी, 100% जब शुरू हुएगी। कह रहा है 75% कंप्लीट हो जाती है, तो कितना बचेगी, 25, और दूसरे में 50% हो गई, कितनी बचेगी, 50। माइनस कर दीजिए, 25 माइनस करेंगे 75 हो जाएगा, अपॉन में 50 हो जाएगा। 25 दिया 75 और 25 दूनी 50, इसको काट दो 1.5, तो रेशियो का आ जाएगा 1.5 दोनों का। बात समझ में आ गई कि 75% कंप्लीट होने के लिए 100 माइनस 25 करेंगे, 50%, 100 माइनस 50 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विश्व की एंट्रोपी। एंट्रोपी माने हम सीधे शब्दों में समझ सकते हैं रैंडमनेस, यानी कि अनियमितता। तो क्या है, बढ़ती है, विश्व की एंट्रोपी बढ़ रही है, घटती रहती है, स्थिर रहती है, या एक दर से घटती या बढ़ती है। तो विश्व की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, और यह किसका एप्लीकेशन है या किसका फॉर्म दिया गया है कि एंट्रोपी लगातार चेंज हो रही है, थर्मोडायनामिक्स का जो सेकेंड लॉ है, थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ, ठीक है, उसका ये स्टेटमेंट है, वो ये कहता है कि लगातार विश्व की एंट्रोपी बढ़ रही है, यानी कि रैंडमनेस लगातार इंक्रीज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑक्सीजन के एक अणु का भार क्या होगा। ऑप्शन नीचे ग्राम में दे रखे हैं। ऑक्सीजन अणु क्या है, O2, तो कैसे लिखेंगे, O2
के अणुओं की संख्या बराबर किसमें, अगर O2 दिया हुआ है उसका अणु भार 32 है तो हम लिखेंगे 32 ग्राम में O2 के अणुओं की संख्या बराबर कितने अणु होंगे, एवोगाद्रो संख्या के बराबर होंगे। इतने अणु प्रेजेंट होंगे किसमें, 16 दूनी 32 हो गया, उसका भार रखेंगे 32 ग्राम O2 में इतने अणु प्रेजेंट होंगे। अब आपसे पूछा है कि एक अणु का भार कितना होगा, तो यहाँ जो अणु की संख्या दे रखी है उस संख्या को 1 बनाना है। 1 कब बनेगा, जब इसी संख्या से डिवाइड कर देंगे जो संख्या आपके सामने लिखी है, या ये कह दीजिए कि वो वाला इधर कर दीजिए आप, तो क्या लिख देंगे 32/6.023 गुणे 10 पे पावर 23। इसको डिवाइड करेंगे आप, 6 पंचे 30, ठीक है, 2 बचेगा, 6 3 18 गुणे 10 पे पावर नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो 10 पे पावर -23 इतने ग्राम हो जाएगा किसका, एक अणु का भार। तो उन्होंने यही पूछा था कि एक अणु का भार क्या होगा, तो ऑप्शन देखिए क्या लिखा है 10⁻⁻23, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा जिसमें 5.3 10⁻⁻23 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित युग्मों में सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ क्या दे रखा है, साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं, इधर इनके थ्योरीज दे रखी हैं जो इन्होंने दिया है। आर्रीनियस विद्युत अपघटनी वियोजन सिद्धांत, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आर्रीनियस ने विद्युत अपघटनी वियोजन सिद्धांत दिया है। कोई भी वैद्युत अपघट जब घोला जाता है तो वो अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। ओस्टवाल्ड का तनुता नियम डाइल्यूशन का ला इन्होंने दिया है, जब कोई भी पदार्थ किसी के अंदर घोला जाता है उसमें मात्रा कम होती है, उससे रिलेट इन्होंने फॉर्मूला दिया है। ऑन सागर लिखा है, एक थ्योरी है जिसे कहते हैं डिवाई हकेल ऑन सागर इक्वेशन, पूरा इन्होंने प्रबल विद्युत अपघटियों के वियोजन की बात करी है, ये भी बात सही लिखी हुई है, ये तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हेंडरसन ने जलयोजन ऊर्जा के बारे में बताया है, नहीं ये गलत लिखा हुआ, हाइडेशन एनर्जी के बारे में हेंडरसन ने कोई जानकारी नहीं दी। हेंडरसन की जब बात आती है तो हेंडरसन ने बफर सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन दी है। बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे विलयन जिसमें अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिला दिया जाए तो उनमें उनके पीएच में कोई भी प्रभाव न पड़े, ऐसे विलयन बफर विलयन होते हैं। बफर विलयन की इक्वेशन हेंडरसन ने दी है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा था कि युग्मों में सुमेलित नहीं है, तो हेंडरसन का जलयोजन से सुमेलन नहीं है, बाकी के सभी ऑप्शन सही बिल्कुल मैच हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है, कौन सा ऐसा है जो कॉमन है, तो सभी जानते हैं बच्चे जो भी एसिड होते हैं उन सभी के अंदर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हाइड्रोजन आयन देखने को मिलेगा, ये चीज़ कॉमन है। क्योंकि अगर आप लुईस एसिड में जाएंगे तो वहाँ लॉन पेयर डोनेट की बात करते हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई भी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देखते हैं तो उन सभी के अंदर क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है। कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास p ऑर्बिटल है, 1 2 3 4, उसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, मान लीजिए ये p4 का कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। इन्होंने कहा कि एक ही कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर जब 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो क्या उनके अंदर एक जैसा चक्रण है, नहीं, उनमें विपरीत चक्रण होता है। हाँ, एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे, यानी कि एक प्लस हाफ और दूसरा माइनस हाफ है, तो विपरीत चक्रण इनके अंदर उपस्थित है। क्या आंसर सही हो जाएगा, विपरीत चक्रण। अब ये बात किसने बताई कि किसी एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं और दोनों का चक्रण विपरीत होगा, तो साइंटिस्ट पाउली थे। इन्होंने क्या बताया था कि एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी और जिनके चक्रण आपस में विपरीत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इन्होंने पूछा है फिजिकल चेंज क्या है, भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, ऐसे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, यानी कि वही कोई भी चेंज हो तो प्रारंभ से आप जहाँ तक लेकर चले हैं और वही चीज़ पुनः फिर से प्राप्त हो जाए। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा है मोमबत्ती का जलना, तो जलकर ये क्या होगा, ऊष्मीय ऊर्जा देंगे, प्रकाश देंगे, जिसे आप फिर से दोबारा नहीं ला सकते, तो यह आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा।
और यही चीज़ अगर अलग तरीके से पूछी जाए कि मोमबत्ती का पिघलना किसका एग्जाम्पल है, तो मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन में आएगा, लेकिन मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन में आएगा। अगला चेंज है दूध से दही का बनना। दूध से दही बन जाने के बाद कोई भी प्रोसेस ऐसी नहीं है जो दही को दोबारा दूध बना सके, तो ये भी आपकी केमिकल चेंज रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया। हवा में चांदी के बर्तनों का काला हो जाना, यह उदाहरण है कोरोजन का, संक्षारण का। इसमें क्या होता है, किसी धातु के ऊपर ऑक्साइड या सल्फेट्स की परत जो है वो जमा हो जाती हैं, तो ये भी आपके रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला एग्जाम्पल है पानी का चीनी में घुलना। पानी को चीनी में घोलकर दोबारा उसको गर्म करके क्रिस्टलाइज करके उस शरबत से आप चीनी के कणों को निकाल सकते हैं। तो जो पुनः भौतिक अवस्था प्राप्त हो जाए, ऐसे परिवर्तनों को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? पहला एग्जाम्पल है HNO3, दूसरा H2CO3, तीसरा H2SO4 और HCl। सभी एसिड्स लिखे हुए हैं, लेकिन रसायन उद्योग में तेजाब जिसको कहा जाता है वह आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, जो कि तेजाब के रूप में कंसीडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में किस तत्व को सूचित करता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 लिखा हुआ है। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व को सूचित कर रहा है? सोडियम को, सल्फर को, एल्यूमिनियम को या ब्रोमीन को? तो चेक करिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2, 2, 4, 6, 10 और 1, 11। 11 परमाणु क्रमांक किसका होता है? सोडियम का। क्या सिंबल है सोडियम का? Na। लैटिन भाषा में से क्या कहते हैं? नेट्रियम। परमाणु क्रमांक 11। बात क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। शहद का प्रमुख घटक है। शहद मीठा होता है जिसका कारण द्राक्ष शर्करा है, इच्छू शर्करा है, माल्टोज है या फलों की शर्करा यानी कि फ्रक्टोज है। तो शहद के मीठे होने का कारण है फ्रक्टोज। यह पके फलों की शर्करा होती है। जब फल ज़्यादा पक जाते हैं उनमें तेज मीठी खुशबू आने लगती है, उसका कारण क्या है? फ्रक्टोज है जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए भाई, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आतिशबाजी में प्रयोग होता है। जी हाँ, मैग्नीशियम के आयन Mg डबल पॉजिटिव हैं जो कि आतिशबाजी में रंग प्रदान करते हैं। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है जिंक। जिंक क्या गैल्वेनीकरण से संबंधित है? गैल्वेनीकरण में क्या होता है, जिंक धातु जब लोहे पर जमा होती है, यानी कि लोहे के ऊपर जब परत जमा कर देते हैं जिंक की, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? गैल्वनाइजेशन यानी कि गैल्वेनीकरण। अगला ऑप्शन है सिल्वर। क्या सिल्वर इलेक्ट्रॉनिक बल्ब से संबंधित है या किसी प्रकार से प्रयोग होते हैं? तो नहीं, यह आपका आंसर नहीं है। इसमें क्या होता है कि चांदी जो है वो बहुत अच्छा चालक है, इसलिए इसके तार बनाए जाते हैं, लेकिन विद्युत बल्ब में सिल्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है। लास्ट ऑप्शन है यूरेनियम का परमाणु बम में प्रयोग करते हैं। जी हाँ, यह अधिक ऊर्जा के रूप में विखंडित होता है, इसलिए इसका प्रयोग परमाणु बम में किया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा था बच्चों? निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। कौन सा ऐसा है जो नहीं मिल रहा है? तो पहला मैग्नीशियम आतिशबाजी में प्रयोग करते हैं, जिंक गैल्वेनीकरण की क्रिया में प्रयुक्त होता है, यूरेनियम परमाणु बम में प्रयोग होता है, और सी ऑप्शन जो कि सुमेलित नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। 29 का क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? तो ये 4 आपके सामने बहुलक लिखे हुए हैं। पहला बहुलक लिखा हुआ है PVC। PVC को ऐसे लिखा जाता है, इससे क्या होता है, पाइप वगैरह बनाए जाते हैं प्लास्टिक के। पॉलीविनाइल क्लोराइड इसको कहा जाता है। विनाइल क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड से वैकेंसी, इस ग्रुप को क्या कहा जाता है? विनाइल क्लोराइड। और यही चीज़ जब बहुत बार जुड़ी होती है तो इसको कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि होल N। तो इसमें तो कहीं भी फिनॉल का प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरा है नायलॉन के। नायलॉन क्या है? एक पॉलीएमाइड है। इसमें क्या होता है, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन और एडिपिक एसिड, ये हेक्सामेथिलीन डाईएमीन हो गया आपका, प्लस CH2 का 4 COOH और COOH, ये आपका एडिपिक एसिड हो गया। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, नायलॉन 6 बनाते हैं। तो इसमें भी फिनॉल का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला है पॉलीस्टाइरीन, बेंजीन के ऊपर
बेंजीन की रिंग के ऊपर CH डबल बॉन्ड से CH2 होता है, इसको कहते हैं स्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन है, इसका मतलब क्या है, होल N लिख दिया जाता है। ऐसे रिंग बनाएंगे, सिंगल से CH, सिंगल से CH2, इस तरीके से बहुत सी श्रृंखलाएं जुड़ी हुई होंगी, यह बनाती है पॉलीस्टाइरीन। इसमें भी फिनॉल का प्रयोग नहीं हुआ है। फिनॉल क्या है बच्चों, बेंजीन की रिंग के ऊपर OH बना हुआ होता है, यह आपका फिनॉल है। लास्ट ऑप्शन है वैकेलाइट के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो वैकेलाइट जो है वो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को मिलकर बनाई जाती है, और यह क्या है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि फिनॉल का जिसमें प्रयोग किया जाता है वो बेकेलाइट के बनाने में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार ये आपकी क्लास आज यहीं समाप्त होती है। 30 क्वेश्चन का ये लेक्चर समाप्त होता है। कल फिर जब घड़ी करेगी 8:30 बजे का, तो आप सभी लोग हम सफ़र एकेडमी के साथ जुड़ जाइएगा, और हम एक नए लेक्चर के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। ठीक है, गुड नाइट बच्चों।